आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया था टोपी पाठ, है ना? कोई मुझे बताएगा क्या पढ़ा है इसमें? एनीबडी रेज योर हैंड्स। कोई बताएगा? ओके, हाँ जी एंजल बताइए बेटा। मैम इस पार्ट में एक चिड़िया होती है और एक मेल चिड़िया होती है। और जो चिड़िया होती है गबरा और गवरैया। गवरा और गवरैया। ओके, हाँ जी। और मैम जो गवरैया होती है उसको इंसानों के तन पे जो कपड़े होते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जो गवरा होता है उसको ये लगता है कि फालतू में है, उनके शरीर की सुंदरता छिप जाती है। तो जो वो गवरा जो है वो टोपी के बारे में बताता है कि टोपी कैसे सबको सभी कैसे टोपी के पीछे पड़े होते हैं। और इसी तरह जो चिड़िया होती है वो टोपी बनवाने के लिए एक रुई का कत्ता ढूंढती है, फिर उसके पास वो अलग अलग जैसे कपड़ा बनता है उन लोगों के पास जाती है। ओके, कोई मुझे और डिटेल में बताएगा इस बारे में? किस किस के पास जाती है, क्या क्या काम करवाती है, कोई बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा? क्या हमने रिवाइज नहीं किया चैप्टर? किस किस के पास गई थी गवरैया? क्या हमें पता है गवरैया किस किस के पास गई थी? सबसे पहले किसके पास गई, फिर किसके पास गई? ओके, दोबारा से चैप्टर की जिस्ट बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक गबरा था और एक गवरैया थी। दोनों परम संगी थे, एक दूसरे के साथ साथ रहते थे, जहां जाते जब जाते साथ ही जाते थे, साथ ही हंसते, साथ ही रोते, साथ ही खाते पीते, एक साथ ही रहते थे। सुबह होती भिनसार के समय, यानी कि सुबह के समय खोते से निकल पड़ते, अपने घोंसले से निकल जाते, दाना चुगते और झुटपुटा होते ही खोंसे में आ घुसते, यानी कि शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाते थे। एक दिन गवरैया को शौक हुआ कि इंसानों जैसे कपड़े पहनने चाहिए। उसने गवरे से कहा कि इंसान कितना खूबसूरत लगता है जब कपड़े पहन लेता है, उस पर कपड़ा कितना फबता है, रंग बिरंगा कपड़ा बहुत ही फबता है। गवरे को ये बात अच्छी नहीं लगती, कहता खाक फबता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस पर कपड़ा पहना हुआ। कहता है कि आदमी की जो खूबसूरती है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। उसे कहता है कि देखो तुम्हारे कितने सुंदर सुंदर पंख हैं, रोए हैं तुम्हारे, और रो रो में रंगत है, आंखों में चमक है ना? वो कहता है कि तुम्हारी जो रोए हैं उसकी जो रंगत है वो मेरी आंखों में चमकती है। इंसान पर कपड़े बिल्कुल भी फबते नहीं है, तुम्हें कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जो गवरैया है वो उसकी बात नहीं सुनती। गवरैया को कहीं से रुई का एक फाहा मिल जाता है। रुई का फाहा मतलब रुई का टुकड़ा उसको मिल जाता है। अब रुई का टुकड़ा मिल गया, रुई का टुकड़ा लेकर के उसने उसको पहनना चाहा। क्या रुई के टुकड़े को ऐसे पहन सकती थी वो? नहीं पहन सकती थी, है ना? उसने सोचा कि अब मैं इससे टोपी बनवाऊंगी, रुई के फाहे से टोपी बनवाऊंगी। अब ये बड़ी मुसीबत थी कि टोपी बनेगी कैसे, रुई से टोपी कैसे बनेगी। उसके लिए सबसे पहले किसके पास जाती है? रुई धुनवाने के लिए धुनिया के पास गई। रुई धुनवाने के लिए दुनिया के पास गई
दुनिया ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी ये रुई का कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा ठीक है, तुम ये रुई लो, इसमें से आधी तुम रख लो, आधी मुझे दे दो। धुन दो, धुनने के बाद आधी तुम रख लेना, आधी मुझे दे देना। दुनिया को इतनी अच्छी मजदूरी कभी मिली नहीं थी। उसने कहा ठीक है। उसने उसकी धुन जो रुई थी वो धुन दी। ठीक है, वो राजा जी की रजाई बनाने में लगा हुआ था। तो उसने देखा कि मुझे राजा जी से तो बहुत अच्छी मेहनताना मिलेगा नहीं, उनसे तो ये बड़ा अच्छा फायदे का सौदा है। आधी उसने रख ली और आधी उसको धुनकर दे दी। अब रुई तो धुनवा ली, रुई धुनवाने के बाद अब धागा चाहिए। धागा बनवाने के लिए कोरी के पास गई। सबसे पहले धुनिये के पास गई, फिर उसके बाद कोरी के पास गई। कोरी ने उसे डांट दिया। उसे कहा यार राजा जी के काम चल रहा है, उनके लଗୁए भगुए जो हैं उनके भी काम चलते रहते हैं, यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। उसने कहा, फिर जो गवरैया थी उसने कहा तुम मुकरो मत भैया, तुम्हें माकूल मुआवजा दूंगी, जो तुम्हारा हिस्सा बनता है, जो तुम्हारा मेहनताना बनता है वो दूंगी। तो क्या? उसने कहा कि आधी धुनी हुई तुम रख लो और आधा सूत मुझे दे दो, इससे सूत बनाओ, आधा तुम रख लो, आधा मुझे दे दो। उसे भी यह बात बहुत अच्छी लगी, इससे बढ़िया मजदूरी तो कहीं भी हो ही नहीं सकती थी। तो उसने बहुत ही बढ़िया सूत बनाया, आधा खुद रख लिया और आधा गवरैया को दे दिया। अब रुई के फाहे से धागा बन गया। धागा तो बन गया, अब कपड़ा बनवाना था। टोपी के लिए तो कपड़ा चाहिए ना। बुनकर के पास गई, वहां से अब बुनकर के पास चलेगी, क्योंकि उसे हर कदम पर अब सहायता मिल रही थी। पहले धुनिये ने उसकी रुई धुन दी, फिर कोरी ने सूत बना दिया। उसमें बहुत ज्यादा उत्साह आ गया था कि मेरी टोपी बन सकती है। तो बुनकर के पास गई और बुनकर से कहा इस सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर भी बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा मैं राजा जी के लिए बागा बुन रहा हूँ। बागा मतलब चोला, उनका बड़ा सारा चोला, उनका अचकन जैसा। कहता मैं तो राजा जी के लिए बागा बुन रहा हूँ और अभी उनके सिपाही भी आ जाएंगे, अपना काम करवाने के लिए आ जाएंगे, तो मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं बुन सकता। तो गवरैया ने उसको भी यही लालच दिया। उसने कहा आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे, तू कपड़ा बुन दे, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। तो बुनकर ने देखा कि ये सौदा बुरा नहीं है, वो तैयार हो गया और उसने उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी उसकी, और उसने बहुत ही गफ्श और दबीज कपड़ा बुन दिया। मतलब बहुत ही बढ़िया कपड़ा उसको बुन करके दे दिया। अब आधा उसने रख लिया और आधा उसको दे दिया। अब कपड़ा भी बुन गया, उसकी जो 3/4 मंजिल थी वो पार हो चुकी थी। अब इसके बाद वो दर्जी के पास पहुंची। दर्जी के पास पहुंची तो दर्जी भी गुस्से से बोला। उसने कहा तुम देखती नहीं हो राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए मैं झब्बे सिल रहा हूं। ठीक है, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है जिसके झब्बे सिले जा रहे हैं, और तुम अपना काम करवाने के लिए आ गई हो, मेरे पास समय नहीं है बेकार के काम करने का। तो उसने कहा देखो भैया, बेकार में तो हम कोई काम करवाते नहीं है, फ्री में हम कोई काम नहीं करवाते, ये कपड़ा है, तुम इसकी टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दो, एक तुम रख लेना, एक हम ले लेंगे। उसको तो एक ही चाहिए थी ना टोपी, है ना। तो उसने कहा कि एक तुम रख लो, एक मैं ले लूंगी। अब मुंह मांगी मजदूरी पर कौन तैयार नहीं होता, आधा हिस्सा मिल रहा है, 2 टोपियां, एक तुम ले लो, एक मुझे दे दो, इससे अच्छी मजदूरी तो उसको भी कहीं नहीं मिल सकती थी, है ना। तो वो भी टोपी बनाने पर तैयार हो गया। कच 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 उसकी कैंची चलने लगी, बड़े प्यार से, बड़े मनोयोग से
उसने उसकी टोपी सिल कर दी बड़े ही आराम से, तसल्ली से। और टोपी सिर्फ सिली ही नहीं बल्कि खुश होकर उसने उस पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने पता क्या होते हैं? फूंदने क्या होते हैं? छोटे बच्चों की टोपी देखिए जिसपे पॉम पॉम लगे होते हैं, पॉम पॉम पता है ना, टोपियों पर पॉम पॉम लगे होते हैं, है ना, उसे कहते हैं फूंदने, पॉम पॉम्स। तो उसने खुश होकर 5 फूंदने भी उस पर जड़ दिए। अब फूंदने वाली टोपी पहनकर गवरैया तो जैसे आपे में ही ना रही, आपे में ना रहना मुहावरा, बहुत ही खुश हुई, जैसे उड़ने लगी, उसकी टोपी तैयार हो गई थी। इंसानों जैसे कपड़े पहनना चाहती थी, एक रूही का फाहा मिला और मजदूरी देती गई देती गई देती गई, सबको आधा आधा हिस्सा देती गई और उसकी टोपी तैयार हो गई। सिर्फ टोपी तैयार नहीं हुई, बहुत ही खूबसूरत 5 फूंदनों वाली टोपी तैयार हो गई थी। तो अब जब उसने टोपी पहनी तो फुदक फुदक कर गवरे को दिखाने लगी, कहने लगी देखो मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली, कितनी सुंदर मेरी टोपी है। पेज नंबर 120 लास्ट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ओके, गवरा बोला वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना ही पड़ा, तू तो रानी लग रही है। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? कहती है अब कोई राजा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुल्स ने जोर मारा। नए हुलस ने मतलब एक नया ही उत्साह उसके अंदर आ गया और एक नई बात उसके दिमाग में आई। क्या बात आई? कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। कहती मैं जिसके पास गई वो राजा के लिए काम कर रहा है, जिसके पास गई उसने कहा राजा के लिए काम कर रहा हूँ, तो देखूं जरा ये राजा है कौन। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरा मतलब चबूतरा, राजा के महल के चबूतरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे में टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। फुलेल एक तेल का नाम है, फुलेल का तेल, ऑयल, ठीक है, फुलेल का तेल होता है। टहलुओं से जो मालिश करने वाले होते हैं, ठीक है, मालिश करने वालों से तेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर की चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। पिंडली क्या होती है? काव्स, पिंडलियां होती है ना, लेग्स की काव्स होती हैं, काफ, उसे कहते हैं पिंडली। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा के सिर पर तो टोपी होनी चाहिए ना, राजा है, उसने कहा राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी मेरे सिर पर टोपी, राजा जी के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फुदगुद्दी, फुदगुद्दी मतलब फुदकने वाली, जो फुदक रही थी। मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में एक भी फूंदना नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई, हेठी मतलब बेइज्जती महसूस हुई, इंसल्ट फील हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। पखने मतलब पंख, फेदर्स, इसके पंख नोच लो। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिया। क्षमा मतलब क्षमा, लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये पार्ट, इसलिए हमें ऐसे शब्द मिल रहे हैं पढ़ने को, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज यूज की हुई है। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए।
मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। इतने से मच्छर को मारना है, छोड़ो, आप राजा हो, इसको पकड़ोगे, रहने दो, इसको बोलते रहने दो, इसके मुंह क्या लगना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने जा ही रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा। अब राजा के अलावा किसी दूसरे के पास टोपी थी, वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, जिसे देखकर राजा भी हैरान रह गया। इसका क्या कारण था, कौन बताएगा? राजा की टोपी भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी गवरैया की टोपी सुंदर थी। क्या कारण था? रेज योर हैंड्स। यस वेदांती। क्योंकि कारीगरों ने गवरैया की टोपी बहुत दिल से बनाई थी, क्योंकि गवरैया ने कारीगरों को बहुत अच्छी मजदूरी दी थी, इसलिए कारीगरों ने खुश होकर बहुत दिल से टोपी बनाई थी। वेरी गुड। क्योंकि गवरैया ने उचित मजदूरी दी थी। सब लोग राजा का काम बहुत ही बेमन से कर रहे थे, क्योंकि राजा उचित मजदूरी नहीं देता था, कभी कभी देता भी नहीं होगा। और राजा के जो लघुए भगुए थे, उसके जो टहलुए थे, उसके जो मंत्री थे, उसके आसपास हमेशा रहने वाले लोग, वो बेगार में अपना काम करवाते थे, फ्री में अपना काम राजा से लोगों से करवा लेते थे। तो इसलिए जो कारीगर थे वो राजा का काम भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर गवरैया ने उचित मजदूरी दी थी, उचित के अलावा बहुत ही अच्छी आधा हिस्सा दिया था, जिस कारण उन्होंने बहुत ही मन से उसका काम किया था। धुनिया ने बहुत अच्छे से रुई धुन दी थी, कोरी ने बहुत अच्छे से सूत बना दिया था, बुनकर ने बहुत ही अच्छा कपड़ा बनाकर दिया था, और दर्जी ने तो 5 फूंदने भी उस पर जड़ दिए थे। तो राजा ऐसी टोपी देखकर बहुत ही हैरान हुआ। इतनी नगीना टोपी उस मुल्क में बनाई किसने? इतनी नगीना मतलब इतनी खूबसूरत टोपी किसने बनाई? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। सबसे पहले दर्जी को ही बुलाया जाएगा ना, कि तुमने टोपी बनाई है भाई, बताओ इतनी अच्छी टोपी क्यों बनाई? हमारा काम तो इतना अच्छा होता नहीं, इसकी टोपी इतनी अच्छी क्यों बनी? दुहाई अन्नदाता, इतना बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए कभी क्यों नहीं बनाई? इतनी बढ़िया टोपी कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। मानिंद मतलब तरह, जैसे बादल गरजते हैं उस तरह उसकी आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज, बहुत ही अच्छा कपड़ा था। कपड़ा इतना अच्छा था तो मैं टोपी अच्छी क्यों ना बनाता? टोपी अपने आप अच्छी बन गई। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा की फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अब दर्जी ने बुनकर पर बात डाल दी और बुनकर ने कोरी पर डाल दी, कि कोरी ने सूद ही इतना अच्छा बनाया हुआ था कि कपड़ा अपने आप अच्छा बन गया। 100 रुपया मेरे को मांगदियां पईयां, तो 100 रुपया तो कल मीरा ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। जसलीन प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, आपका बार बार बेटा कनेक्शन हो जाता है, डिस्कनेक्ट। चलिए, सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और
लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी। लो जी, अब दुनिया पर बात आ गई कि उसने तो रुई बड़ी अच्छी बनाई हुई थी। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हांफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर किया। कहा आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? नफासत मतलब सुंदरता, सफाई। इतनी सफाई से और इतनी सुंदरता से हमारा काम क्यों नहीं हुआ? अभय दान दे तो बोलूं सरकार। दुनिया ने कहा अगर आप मुझे मारेंगे नहीं, मेरी जान बख्श देंगे तो एक बात कहूं। चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। बार बार माफी मांग रहा था और कारण भी बताया उसने कहा आपके पास इतना कुछ है, आप राजा हैं, आप फिर भी हमें कुछ नहीं देते। और ये तो चिड़िया है, गवरैया है, इसके पास कुछ भी नहीं है, बस ये जो भी काम करवाती थी उसमें से आधा हिस्सा दे देती थी। मजदूरी के अलावा बहुत अच्छे दाम मिल रहे थे, इसलिए इसका काम अपने आप अच्छा होता गया। देख ले राजा, आंख में उंगली डाल के देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब उसने नई बात करनी शुरू कर दी कि इसको टोपी नहीं मिलती, इतनी अच्छी टोपी इसको मिल ही नहीं सकती, इसलिए देखो इसने मेरी टोपी छीन ली। एक चिड़िया की टोपी राजा ने छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती मतलब राजा की टोपी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी गवरैया की थी। तीसरे, खजाने की खुलती पोल। पहला कारण था कि सारे कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरा कारण था कि उसकी टोपी ज्यादा सुंदर थी, और तीसरा कारण ये था कि सबको पता चल रहा था कि उसका जो खजाना है उसमें कम पैसे हैं। अगर राजा के पास पूरे पैसे होते, खजाना भरा हुआ होता, तो राजा उसे कारीगरों को सबको उचित मजदूरी देता। अब खजाने की पोल खुल रही थी कि राजा के खजाने में ज्यादा पैसे नहीं है, उसने अपने ऐशो आराम पर पैसे खर्च कर दिए थे। कितनी सारी रानियां थी और कितने सारे टहलुओं से अपनी मालिश करवा रहा था। इससे क्या पता चलता है कि वह अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहा था, लेकिन खजाना जो था वो कम होता जा रहा था। इस पाखी को कैसे पता चल गया, पाखी मतलब पंखों वाली चिड़िया, इस पाखी को कैसे पता चल गया कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभालने भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली
और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। अब उसने नई बात पकड़ ली कि ये राजा डरपोक है, बिल्कुल डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फटके मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। कैसा लगा चैप्टर? ओके, शोइंग थम्स, ओके गुड। इसमें एक राजा और एक प्रजा की बात है। जो नेता है या जो राजा है अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता है, अपने ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताता है, उसके खजाने खाली हो जाते हैं और जो प्रजा है वो सफर करती है। मजदूरों को उचित मजदूरी भी नहीं मिलती है। इसमें लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि कभी भी कोई राजा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके राज्य में जनता परेशान हो, और जो श्रमिक है, जो मजदूर है, कभी भी उनका हक नहीं रखना चाहिए। उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उन्हें मेहनताना मिलना चाहिए। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? रेज योर हैंड्स। ओके, यस अंशिका। गवर और गवरैया के बीच में इस बात पे बहस हो रही थी कि इंसान पर कपड़ा फबता है कि नहीं। गवरे की सोच ये थी कि इंसान की कुदरती खूबसूरती कपड़े से ढक जाती है, लेकिन गवरिया को इंसानी कपड़े पहनने का भी शौक था। जब उसे एक रुई का फब्बा मिला तब उसे ये मौका मिला कि वो अपनी टोपी बना रुई सके। का फाहा मिला। ओके, गुड। यस वेदांती। वेदांती बोलिए बेटा। गवरा और गवरैया के बीच कपड़े पहनने और कपड़े ना पहनने को लेकर बहस हुई। गवरैया का कहना था कि इंसान कपड़े पहनकर बहुत ही सुंदर लगता है और वह भी उसकी तरह कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन गवरे का मानना था कि कपड़े पहनने पर मनुष्य की, आदमी की सुंदरता ढक जाती है और उसे ऐसा भी लगता था कि गर्मी सर्दी सहने की शक्ति खत्म हो जाती है और यहाँ तक कि मनुष्य की औकात पता चल जाती है। कपड़े पहनने पर उसकी औकात पता चल जाती है। और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब उसे रुई का एक फाहा मिल गया और उसने रुई के फाहे से टोपी तक का सफर तय कर लिया। तय ऐसे लिखेंगे, तय कर लिया। ठीक है, क्लियर? आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट थर्ड वाला करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। आप इसको जैसे हमने ये किया था, ये 4 पॉइंट सफर है, इसको सीरियल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, गवरैया सबसे पहले धुनिये के पास गई, उससे उसने रुई धुनवाई। फिर वह कोरी के पास गई जिसने सूत बनाया। सूत लेकर वह बुनकर के पास गई जिससे उसने कपड़ा बुना और कपड़ा लेकर वह दर्जी के पास गई। दर्जी ने 5 फूंदनों वाली टोपी उसे बनाकर दे दी। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए? रेज योर हैंड्स।
गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए? हाँ जी एंजल। दर्जी ने गवरैया की टोपी पे 5 फूंदने इसलिए जड़ दिए क्योंकि गवरैया ने दर्जी को उसकी पूरी मजदूरी दी थी और दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी पे 5 फूंदने जड़ दिए। ओके, गवरैया ने दर्जी को उचित मेहनताना या उचित मजदूरी दी थी। उसने उससे कहा था कि वह 2 टोपियां बनाए, एक खुद रख ले और एक उसे दे दे। दर्जी इससे खुश हो गया था और खुश होकर उसने गवरैया की टोपी में 5 फूंदने जड़ दिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट बेटा? आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।